हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ टॉपिक देखे थे। तो अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं? इंट्रोडक्शन आपने जाना, सोर्स ऑफ फूड हमने बात की है, क्रॉप प्लांट क्या होते हैं, हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। जो फोर्थ पॉइंट आपका है ये आपकी हेडिंग है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे मैं स्लाइड को आगे कर रही हूँ वैसे वैसे आपको रिवाइज करते रहना है। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डिफरेंट क्रॉप आर प्रोड्यूस। अलग अलग फसलों को हम कैसे उगाते हैं, एक बेसिक सा सीक्वेंस हमारे पास आता है, ठीक है, जो कॉमन होता है ऑलमोस्ट सभी क्रॉप में। अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या मिट्टी की तैयारी, सेकेंड हमने कहा सोइंग या फिर बुआई, तीसरा हमने कहा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और उर्वरक जोड़ना, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ है इरिगेशन यानी कि सिंचाई, फिफ्थ है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से बचाना, सिक्स है यहाँ पे हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को काटना, एंड लास्ट वन है स्टोर करना। जो भी आपने यहाँ पर प्रोडक्ट निकला है या प्रोडक्ट बना है या जो भी उत्पादन हुआ है, जैसे कि हमने कहा सीरियल्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें अलग अलग पल्सेस आपकी हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, अलग अलग जो भी चीजें, जिस भी चीज की आपने खेती की है अब आप उसे स्टोर करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम अनाज को तो स्टोर करते ही हैं, हम फ्रूट्स को भी स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि अभी जनवरी के टाइम पे आपको मक्की देखने को मिल जाती है, जबकि मक्की का अभी टाइम नहीं है, सीजन नहीं है, बट आपको देखने को मिल रही है क्योंकि प्रिजर्व करके रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं। सबसे पहले आपने बात की है यहाँ पर सॉइल के प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें आपने कहा कि खेतों की सफाई की जाती है और यहाँ पर खेतों में हल जोता जाता है जिससे कि मिट्टी लूज हो जाती है। ठीक है, तो इजी है ये चीज, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, सीक्वेंस को ध्यान रखिए और आप अपना आंसर कैसे करेंगे उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमने कहा कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है, कुछ कृषि यंत्र होते हैं जिनमें सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर प्लग यानी कि हल की, हमने बात की है यहाँ पर हो यानी कि कुदाल की, कल्टीवेटर की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, वो है सोइंग यानी कि बीजों की बुआई। तो बीजों को कैसे बोया जाता है आप समझते हैं चीजों को, ठीक है। आपने कहा बीजों को आप मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे और इस प्रकार से बुआई हो जाती है। मिट्टी की बुआई करने से पहले आप क्या करते हैं, सीड क्वालिटी को चेक करेंगे या फिर बीजों की गुणवत्ता को चेक करते हैं। कैसे करते हैं हमने इसके बारे में बात की थी। अब है ट्रेडिशनल टूल्स, कुछ देखे थे हमने। सीड ड्रिल्स की बात चल रही थी। सीड ड्रिल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था, पढ़ लेते हैं। आपने कहा सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स यानी कि ट्रैक्टर की सहायता से बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, यही हमने कहा था। ये ट्रैक्टर है पूरा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि इसमें सीडों को लोड किया जाएगा और ये अलग अलग कॉलम में क्या करेंगे, बीजों को बोते चले जाएंगे। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की ओर जाएगा वैसे वैसे बीजों को छोड़ते चले जाएंगे। तो अलग अलग रो में, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 से 12 रो बनी हुई हैं। 10 से 12 रो में कितना एरिया कवर होता है, फॉर एग्जाम्पल इतना एरिया जितनी आपकी स्क्रीन है उतना कवर होता है, ठीक है। वैसे तो इससे ज्यादा होगा, बट हमने कहा फिर इस एरिया में क्या होगा, बीजों की बुआई होगी। फिर ट्रैक्टर जब वापस आएगा तो आप यहाँ से, इस एरिया से आगे जो है यहाँ से बुआई शुरू होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सीड ड्रिल होता है उससे सीडों को, बीजों को बोया जाता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन सुना है आपने, जो मशीन ड्रिल करती है, जैसे कि अगर दीवार पे क्या करना हो, आपने कहा कि आपको कील लगानी हो तो उसके लिए वहां पे होल किया जाता है। तो जो मशीन है वो ड्रिल करती है, जो कि कैसे चलती है, आपने कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी से आप उसे कनेक्ट करेंगे और जो ड्रिलिंग मशीन है वो दीवार पे ड्रिल करती है यानी कि होल बनाती है जिसमें आप कील लगा सकते हैं या जो भी आपका काम हो।
कुछ वैसा ही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि सीड को ड्रिल किया जा रहा है। ड्रिल का मतलब है कि किसी होल में सीडों को डाला जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सीड ड्रिल कह रहे हैं। नेक्स्ट है इट एंश्योर दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली। आपने कहा यहाँ यह सुनिश्चित करता है कि बीजों को एक विशेष गहराई पर समान रूप से बोया जाए और बुआई के बाद मिट्टी से ढक दिया जाए। आपने कहा एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय अ सॉइल आफ्टर सोइंग। तो होता है कि जब हम हाथों से बुआई करते हैं तो इतना इवन नहीं होगा जितना इवन यहाँ पे मशीन के द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छी जो फसल है वो उग जाती है, सब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूनिफॉर्मली का मतलब है कि समान रूप से, समान दूरी पे, समान जो दूरी होगी वहाँ पे, या समान रूप से आप बीजों को बोएंगे, बीजों की नंबर से लेकर के बीजों के बीच के डिस्टेंस से लेकर के सब वहाँ पे क्या होगा, आपने कहा यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। अब अगर मनुष्य यहाँ पर बुआई करेगा तो यहाँ पे इतना जो यूनिफॉर्म है वो नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर अगर हम हाथों से बोते हैं तो वो इतना यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ लीजिए कि बीजों को जब बोया गया है तो बीज समान रूप से यहाँ पे वितरित हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये एक खेत है, ये एक खेत है और ये हमारे पास आता है दूसरा खेत, ठीक है। अब ये आपका स्क्वायर सही से नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा अगर सीड यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ट्रैक्टर है वो सीड ड्रिल कर रहा है तो वो एक सीक्वेंस में कर रहा है। जैसे एक बीज यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जो बीज है वो एक रो में है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सीड को ड्रिल किया जा रहा है। दूसरा खेत है जहाँ हम हाथों से बीजों को बो रहे हैं, तो हमने कहा बीज कहीं भी पड़ सकते हैं। आप हाथों से बो रहे हैं तो बीज कहीं भी पड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई बहुत क्लोज हो सकते हैं तो कोई बहुत दूर हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपने कहा ये यूनिफॉर्म जो है सीडों को बोया जा रहा है, ये आप कहीं भी बीजों को बो देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, दोनों ही चीजें ठीक है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ। अब इसके बाद एक और चीज हमने देखा कि ये इंश्योर करना कि जो यहाँ पर बीज है, बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाए। आपने कहा एंड आर कवर्ड बाय अ सॉइल आफ्टर सोइंग, कि जब आपने बीजों को बोया तो इतना इंश्योर कर लें कि आपने मिट्टी से बीजों को ढक दिया है। अब जैसे गांव में खेती होती है तो आपने कहा हाथों से हमने बुआई कर ली है, हाथों से करते हैं, ठीक है। पहले हल लगाया जाता है, फिर हाथों से बीज डाले जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वहां पर मिट्टी को फिर से हल जोता जाता है और मिट्टी को इस प्रकार से दबा करके लिया जाता है ताकि जो बीज है वहां पर वो मिट्टी के नीचे रहे। देखिए, ये आपने हल देखा। जब आपने क्या करना है, मिट्टी को लूज करना है, जब हल लगाना है तो सिर्फ इस वाले पॉइंट का यूज किया जाता है, सिर्फ इस वाले पॉइंट का यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो ह्यूमन होगा यहाँ से पकड़ा जाएगा और इसका यूज किया जाएगा, जैसे कि आपने इस शॉर्ट वीडियो में देखा है। देखिए, ये हल है, ये डंडी है पूरी, और यहाँ से एक साइड से पकड़ा जाता है हल को, यहाँ से एक साइड से हल को पकड़ा जाता है, और यहाँ जो नीचे नुकीला पार्ट है जो कि आयरन का बना होता है या लोहे का बना होता है, वो मिट्टी को यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा जो आपका फील्ड है उसे पूरा क्या किया जा रहा है, वहां पे हल लगाया जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, अब क्या होता है जब पूरी बुआई हो गई है, अब क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार से रखा जाता है खेत में। ये इस पूरे एरिया को क्या किया जाता है, खेत में रखा जाता है। ये जो पूरा एरिया होता है इसे नीचे रखा जाएगा और नीचे से इसे दबाते हुए, मिट्टी को ऐसे दबाते हुए आगे चलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बीज बोए गए हैं वो मिट्टी के नीचे आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हमें मिट्टी के नीचे दबाना है, हमें का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर जब तक जो बीज है वो मिट्टी के नीचे नहीं जाएगा, हमने कहा, देखिए, ये भूमि है, ये आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है। खेत में क्या है, ये पूरी मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है, ये पूरा मिट्टी वाला एरिया है।
मिट्टी में आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा, और पानी के साथ क्या होगा, मिनरल्स होगा, और या तो कम से कम नमी तो होगी। ऊपरी परत में आपने कहा नमी होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे वहां पे क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब हमने किसी बीज को बोया, अगर वो बीज सिर्फ ऊपर है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो कोई पक्षी आकर के क्या कर जाएगा, उसे खा जाएगा, ठीक है, या फिर आपने कहा कि अगर कोई वहां पे चला, कोई पशु चला या कोई मनुष्य वहां पे चले हैं, तो आपने कहा बीज क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, बीज खत्म हो जाएगा, बीज खराब हो जाएगा। तीसरा आपने कहा कि ये चीजें ना भी हों, लेकिन फिर भी बीज का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि बीज को चाहिए यहाँ पे नमी, ठीक है, बीज को क्या चाहिए होगी, नमी चाहिए होगी, और ऊपर उसे नमी नहीं मिलेगी। जब इस बीज को नीचे बोया जाएगा, तो इस बीज को क्या मिलेगी, नमी मिलेगी, और जब नमी मिलेगी तो इसमें होता है यहाँ पर जर्मिनेशन या अंकुरण। जब अंकुरण होगा तो छोटी सी कली जैसी संरचना नीचे निकलेगी, और छोटी सी कली जैसी संरचना ऊपर को निकलने लगती है। अब ऊपर क्या बनाएगा, आपने कहा ये बनाएगा शूट सिस्टम, ठीक है, छोटी क्लास 6 और 7 में पढ़ा था हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में, जिसमें हमने क्या कहा था, रूट सिस्टम कहा था एंड शूट सिस्टम कहा था। तो यहाँ पर बीज को मिट्टी से ढकना इसलिए अनिवार्य है ताकि उससे नमी मिले, ठीक है, मॉइस्चर मिले, उसमें अंकुरण हो, और उसे किसी चीज से खतरा ना हो, ठीक है, सीड को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर खाद और उर्वरक को जोड़ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम खाद के बारे में बात करते हैं, और सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं खाद का, वो है यहाँ पर जो गोबर होता है, गांव में जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उसे हम खेतों में डालते हैं, वो एक खाद का काम करते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमस होती है, जैसे कि आपने कहा कि जो खेत है, खेत में कुछ पत्ते होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे हैं वो सूखे हुए होते हैं, फिर जैसे बारिश आ गई है तो वो क्या हो जाते हैं, वहां पर आपने कहा वो भी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 3 प्रकार की मिट्टी होती है। एक तो ये मिट्टी है जिसके जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, एक टाइप की मिट्टी तो ये है। एक टाइप की मिट्टी है कि इसके सॉइल के पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल है। एक सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं कि वो इतने चिपके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हर एक प्लांट को क्या चाहिए, यहाँ पे हर एक प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है। ये पढ़ा था हमने जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तो छोटी क्लासेस में फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी। हमने कहा हर एक प्लांट को पानी की आवश्यकता है। अगर आप इस मिट्टी में पानी डालते हैं तो पानी आसानी से क्या हो जाता है, नीचे चले जाएगा, ठीक है। पानी इस प्रकार की मिट्टी में रुकता ही नहीं है। इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं, रेतीली मिट्टी। रेत देखिए आपने, रेत में कभी पानी डाला है तो रेत से जो पानी है वो एकदम से चला जाता है, रेत से पानी एकदम से निकल जाएगा, यानी कि इसे हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, या इसे हम कहते हैं जल धारण क्षमता, या क्या कहेंगे, जल धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि अगर हम बात करें इस प्रकार की मिट्टी की, तो इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, तो इसमें कोई खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि प्लांट को तो चाहिए पानी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर घंटे पानी दे रहे हो, आप हर मिनट में पानी दे पा रहे हो। हमने कहा हमें इस प्रकार की मिट्टी चाहिए कि जिसमें बहुत दिनों तक पानी ना भी दिया जाए तो वहां पे क्या हो, फिर भी नमी बनी रहे, पानी बना रहे, जिससे कि प्लांट कंटिन्यूअसली वहां पे पानी को ले सके। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी आती है हमारे पास, वो ये हम लेते हैं। इसमें अगर पानी को ऐड किया जाता है तो पानी क्या हो जाएगा, यही ट्रैप हो जाएगा, पानी यही ट्रैप हो जाता है,
और पानी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि मॉलिक्यूल वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल जो पार्टिकल्स हैं, वो इतने आपस में इतने सटे हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि इससे पानी निकल ही नहीं पाते। तो आपने कहा ये भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेस हो जाए किसी भी चीज की, हमने दो चीजें हमने बात की थी जब भी प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी टॉक्सिसिटी की और डेफिशिएंसी की। आपने कहा यहाँ पर तो डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की, क्योंकि वाटर यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है, जल धारण यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, और यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी क्योंकि पानी अधिक मात्रा में हो गया। अब आपने कहा पानी अगर वहीं रुका रहेगा, इस स्थिति में इस मिट्टी में जो आप प्लांट को यहाँ पे क्या करेंगे, बोएंगे, जिस बीज को बोएंगे वो सड़ जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे हर टाइम पानी है। ठीक है, और एक प्रकार की मिट्टी हमारे पास आती है कि इसमें क्या है, आपने क्या, इसमें आपने पानी को डाला, इससे भी पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इससे पानी नहीं निकलेगा, लेकिन आपने कहा धीरे धीरे निकलेगा, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक्सेस जो अमाउंट में जो पानी होगा, ज्यादा मात्रा में जो पानी होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं निकलता है, धीरे धीरे करके निकलता है। और इस ड्यूरेशन में जब तक पानी यहाँ से लेके यहाँ तक निकलता है, इस ड्यूरेशन में जो प्लांट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने लिए पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कम पानी डालेंगे तो आपने कहा पानी नहीं निकलेगा, ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो ही निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। तो दोनों केस, ये वाला केस और ये वाला केस प्लांट ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो केस है वो प्लांट के लिए बिल्कुल सही होता है। तो होता क्या है, देखिए, अगर आपने मिट्टी में ह्यूमस ऐड कर दिए, ह्यूमस यानी कि जो आपने का जो पत्ते हो गए हैं, ठीक है, जैसे सूखे पत्ते जो होते हैं, या फिर आपने कहा जैसे आपने गोबर ऐड कर दिया है, इन सभी चीजों को आपने खाद ऐड कर दी है, तो क्या होगा जब आपने खाद ऐड की, अगर इस प्रकार की मिट्टी में आप खाद ऐड कर देते हैं तो ये जो एरिया है ये ऑक्यूपाई हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने कहा कि जब पानी इसमें डाला जाएगा तो क्योंकि इसके बीच में आपने कहा ह्यूमस होगी, इसके बीच में खाद होगी, तो इस स्थिति में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अब पानी बाहर निकलेगा तो सही, लेकिन एकदम से नहीं निकलेगा। कभी आप रेत में आपने देखा भी होगा, हम पानी डालते हैं एकदम से जो पानी है वो रेत से निकल जाता है, इतनी जल्दी पानी नहीं निकलेगा। क्लियर है। दूसरा हमने कहा अगर हमने इस प्रकार की मिट्टी में अगर ह्यूमस ऐड किए तो ये भी क्या करेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाता है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने सटे हुए थे और इसके बीच में अब क्या आ गई है, खाद या ह्यूमस इसमें डाल दी जाती है, तो अब ये पार्टिकल थोड़ा सा अलग हो गए हैं। इट मीन्स कि अगर ज्यादा पानी है तो इस ह्यूमस से होकर के वो पानी निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो एज अ बैरियर काम कर रहे थे, लेकिन ह्यूमस क्या है, आपने कहा ह्यूमस उतनी ही पानी को होल्ड करने देगी जितनी आवश्यकता है, और बाकी जो अतिरिक्त पानी है वो ह्यूमस से बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में ठीक है, ह्यूमस क्या करेगी, सेम वही काम करेगी जो इन दोनों में कर रही है। इससे हमने क्या कहा, हमने कहा खाद या ह्यूमस सॉइल प्रोफाइल को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, एक तो ये बेसिक सी चीज है, जिससे कि क्या हो रहा है, आपने कहा इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है तो प्लांट को क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिल पाएंगे। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटी है तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे डेफिशिएंसी दूर हुई है तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी दूर हुई है। तो ये है खाद। दूसरा हमने कहा कि खाद ऐड करने से क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसमें क्या होती है, सुधार आता है। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, और जितने अच्छे मिनरल्स होंगे उतने अच्छे से जो प्लांट है वो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ये जो खाद है वो दो प्रकार की होती है, जो भी हम खाद यूज करते हैं वो दो प्रकार की यूज करते हैं। एक तो हम खाद है जैसे मैन्योर कहते हैं, एक जो काम खाद का है वही काम करता है फर्टिलाइजर्स या उर्वरक, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हमने कहा हम खाद को जब डालते हैं तो खाद आप लोग घर में बना सकते हैं। ठीक है, और खाद को आप पारंपरिक खेती में भी डाल ही रहे हैं, जैसे कि गाय का गोबर जो है वो तो आप डालते ही डालते हैं। उर्वरक की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो होता है फैक्ट्री में बनता है और केमिकल से बनता है। ठीक है, इसका भी सेम वही काम है कि जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना या फिर सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। इसमें ये क्या करेगा, जो यहाँ पे खनिज होंगे या जो मिनरल्स होंगे उन्हें ऐड करना। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है, बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो खाद के कंपैरिजन में बहुत अच्छा यहाँ पे क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छी पैदावार होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन ये करते हैं। ठीक है, खाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा जो उत्पादन है उसमें सहायता करते हैं, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं कर पाते हैं जितने अमाउंट में फर्टिलाइजर्स करते हैं।
ठीक है, ये तो इनका क्या है, डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस इनका आता है मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मेशन आप कहिए। तो आपने कहा कि अगर खाद है तो खाद का जो फॉर्मेशन है एक तो नेचुरली होता है, जैसे कि आपने कहा कि आपने फल सब्जियों के छिलके जो लिए हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होता है या फिर जो लकड़ियाँ होती हैं, सूखी लकड़ियाँ जो, या फिर जो पत्ते होते हैं, जो भी जैविक कचरा होता है उसका अपघटन होता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। या किसी जीव की डेड बॉडी होती है, कोई एनिमल है उसकी डेड बॉडी है, तो ये इससे क्या होता है कि इसका अपघटन किया जाता है और इनसे खाद का निर्माण होता है, एक ये चीज है। दूसरा आपने कहा जैसे कि आप गाय के गोबर को भी खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं, बल्कि गाय के गोबर को हम ज्यादा, चलिए, तो हमने कहा कि ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पे गाय का गोबर ही खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं। खाद को बनाया भी जा सकता है, और आप देखते हैं कि जो लार्ज स्केल पे जो फार्मिंग करते हैं वो यहाँ पे खाद का निर्माण भी करते हैं, लेकिन अभी भी खाद के लिए जो है वो जैविक कचरे की ही आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपको केमिकल्स यूज करने हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो खाद है यहाँ पर वो क्या होते हैं, जो जैविक कचरा है या जैविक चीजों से ही बनते हैं, केमिकल से नहीं बनते हैं, और नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। ना ही इनकी लागत अधिक आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या है, इनका जो फीचर है या फिर इनका जो नेचर है या फिर ये जो बेनिफिट देंगे वो यहाँ पर क्या होता है, लगातार होगा, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन देखने को मिला है, लेकिन ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं पैदावार को बढ़ाने में। ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई यूज़ नहीं होता तो हम इसे यूज़ नहीं करते। हम कंपेयर करें फर्टिलाइजर से, आपने कहा फर्टिलाइजर्स आप ऐड करते हैं और आप देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हुई है, पैदावार हुई है। लेकिन हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो उर्वरक हैं वो बनते हैं केमिकल से, और इसीलिए हमने कहा है कि इनका एक्सेस जो यूज होता है वो नहीं किया जाता है। आप बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में इनका यूज नहीं करते हैं, वरना ये क्या करेंगे, सॉइल प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो मिट्टी का जो नेचर होता है या जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसे नष्ट कर देते हैं। जबकि हमने कहा खाद का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, आप कितनी भी खाद वहाँ पे ऐड कीजिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। खाद यहाँ पर क्या करेगी, उत्पादन में सुधार करती है, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट आपको नहीं दिखता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर मेन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो खाद को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे मेन्योर कहते हैं, और उर्वरक को आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो आपने कहा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। आपने कहा खाद और उर्वरक वे पदार्थ हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा while manure are made by decomposition of organic substance, fertilizers is made of inorganic chemicals। आपने कहा जहाँ खाद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनता है, वहीं उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से बनता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार डेफिनेशन को पढ़िए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे खाद और उर्वरक के बारे में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर में।
चलिए, सबसे पहले आपके पास आते हैं फर्टिलाइजर जिनका नाम है उर्वरक, और सेकंड हमारे पास आते हैं मेन्योर जिन्हें आपने क्या बोला है यहाँ पे, खाद बोला है, ठीक है। तो डिफरेंसेस आप देखते रहेंगे क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। आपने कहा फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं, जबकि मैन्योर क्या है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फ्रॉम वेस्ट। जो भी जैविक कचरा होता है, चाहे आपने कहा कि वो पेड़ की जो सूखी लकड़ी है, पेड़ के चाहे पत्ते हैं, चाहे आपने कहा वेजिटेबल्स हैं, चाहे आपने कहा फल के छिलके हैं, चाहे आपने कहा अनाज है या बचा हुआ खाना है या किसी की डेड बॉडी है, ये सभी क्या आते हैं, आपके जैविक कचरे में आते हैं। और इसी के साथ आपने कहा कि ये इन्हीं से क्या बनता है, यहाँ पर मेन्योर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि जो मेन्योर या खाद हैं वो फार्म में बनते हैं या वो खुद भी बन जाते हैं। जैसे कि हमने कहा अगर आपने फल सब्जियों का छिलका कहीं पे डाला है तो वो खुद ही बन जाएंगे क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन खुद ही वहां पर हो जाता है। अगर बड़े स्केल पे करना है तो आपने कहा फार्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, जो उर्वरक होते हैं उन्हें कम मात्रा में डालते हैं खेतों में, जबकि मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो लेस होगा, तो इसीलिए आप अधिक भी डालेंगे तो यहाँ पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता है मिट्टी को। जब जो कि हमने क्या कहा था कि ह्यूमस क्या कर रही है, सॉइल प्रोफाइल को इम्प्रूव कर रही है, मिट्टी की गुणवत्ता में क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है। जबकि आपने कहा मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल, जो खाद होती है वो बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी को ह्यूमस देती है। इसी के साथ आपने कहा फर्टिलाइजर्स को अगर बहुत अधिक यूज किया जाए तो ये क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जबकि मेन्योर को आप ज्यादा मात्रा में भी ऐड करते हैं तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं मैन्योर के, पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज आपने कहा जो मैन्योर है, जो खाद है वो उर्वरक से ज्यादा सही है। क्यों है, आपने कहा इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता को बढ़ाता है मिट्टी की। दूसरा, इट मेक्स द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। आपने कहा ये सॉइल को पोरस बनाता है जिससे गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। और वो सॉइल जो हमने कहा था कि जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा आपस में क्या है, क्लोज हैं, जहां से जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है और जिसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है, ऐसे सॉइल में क्या, ऐसे सॉइल को पोरस सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपने कहा कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा वहां पे होल्ड नहीं रहेगा और गैसेस एक्सचेंज इजिली हो पाएगा। नेक्स्ट हमने कहा इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करेगा, क्योंकि आपने कहा वो क्या है, माइक्रोब। देखिए हमने कहा जैविक कचरा, अब जैविक कचरा में हर वो कचरा है जो किसी लिविंग से होने वाला है, प्लांट और एनिमल दोनों से, ठीक है। चाहे आप एनिमल वेस्ट की बात करेंगे या एनिमल की डेड बॉडी की बात करेंगे या प्लांट के किसी भी पार्ट की आप बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा डिकम्पोजर्स, इनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोजर्स क्या है, आपने कहा माइक्रोब्स होते हैं, कुछ कृमि भी होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब क्या कर रहे हैं, जो जैविक कचरा है उसे डिकम्पोज करें, उनका अपघटन करें। तो अपघटन कैसे करेंगे, ये उसे खाते हैं, जो जैविक कचरा है वो इनका फूड होता है, तो ये इसे खाएंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, इसे इसका अपघटन करते हैं। तो क्या हुआ, आपने कहा जो माइक्रोब से हमें खाना मिला और उन्होंने क्या किया है, जैविक कचरे का अपघटन किया और उन्हें क्या कर दिया, खाद में परिवर्तित कर दिया है। तो अपघटन का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स चीज को किसी सरल या किसी सिंपल चीज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमने कहा इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब आपने कहा कि ये सारी चीजें होंगी तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है, सॉइल प्रोफाइल इम्प्रूव होती है। तो चलिए क्या क्या एडवांटेजेस है मैन्योर के, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के बारे में। चलिए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के बारे में मेंशन नहीं है, आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इरिगेशन यहाँ पे, ठीक है, जो सिंचाई है। अब आप सोचेंगे सिंचाई ठीक है, इजी है, ये तो हमें पता है कि सिंचाई होती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिंचाई के अलग अलग तरीके हमारे पास आते हैं। जैसे कि आपने कहा अलग अलग जो मेथड होते हैं सिंचाई के वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड होता है, यहाँ पे मॉडर्न मेथड, मॉडर्न जो आपके पास टेक्निक्स आती है या मॉडर्न मेथड जो आपके पास आते हैं वो आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपके पारंपरिक तरीके होते हैं तो उसे आप जानते हैं। यहाँ पर पारंपरिक तरीकों में क्या होता है, या तो देखिए जो यहाँ पे जिनके बहुत कम खेत होते हैं, जो अनाज सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, जैसे कि आपने देखा हमारे पहाड़ों में हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं होते हैं, और ज़्यादातर जो पहाड़ी लोग होते हैं, ज़्यादातर जो गाँव के होते हैं, वो यहाँ पर वर्षा के जल पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। खेती के लिए क्या होते हैं, वर्षा के जल पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि अगर बारिश नहीं होती है तो फसल खराब हो जाती है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो भी फसल खराब हो जाती है। तो आपने कहा कि ज़्यादातर जो एरिया होते हैं यहाँ पे पहाड़ों के, वो खेती के लिए वर्षा के जल पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा, आपने कहा आपने कुछ जगह ऐसे देखे होंगे जहाँ पे नहरों का यूज़ किया जाता है, जैसे नहरें बनाई जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अगर पैडी फील्ड की, जैसे धान की फसल जो होती है, तो धान की फसल में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पूरे खेत यहाँ पे भरे जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नहरों का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं जिससे कि यहाँ पे सिंचाई होती है। इसके अलावा आपने कहा कि जो एडवांस मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक इमेज आपको दिखाई गई है, ये पारंपरिक तरीके नहीं है, ठीक है, ये एडवांस मेथड है। इसमें क्या आप देख पा रहे हैं, एक बीचों बीच एक क्या जा रहे हैं, एक पाइप जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम हमें दिखाएंगे, बीचों बीच एक पाइप है जो पानी का पाइप होगा, उसमें बीच में कुछ चीजें लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे फव्वारा होता है वैसे यहाँ पर पानी को डाला जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे एक तो पानी जो है वो मोटी धार में नहीं जाएगी, यानी कि जो जैसे आपने कहा जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश कैसे होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, और आपने कहा ऑलमोस्ट इवनली होती हैं, यानी कि एक जैसी बूंदें पड़ती हैं। अगर आप जैसे पाइप से पानी डालते तो आपने कहा कि इससे आप कभी आपने देखा होगा, कभी आपने सिंचाई की होगी तो आप देखते हैं कि कभी कभी पेड़ उखड़ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जगह जगह यहाँ पे कुछ चीजें लगाई गई हैं, और इसमें जो पानी है वो फव्वारे के रूप में निकल रहा है। अब इससे क्या होगा, सिंचाई हो जाएगी और एक जैसी सिंचाई होगी, समान रूप से क्या होगा, पानी जो है वो वितरित होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हमारे पास यहाँ पे मेथड्स आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इरिगेशन में। तो इरिगेशन में क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने कहा इरिगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। आपने कहा कि इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब सिंचाई आप जानते हैं, ठीक है। It is the process of application of water to crop through the artificial channels to grow them। आपने कहा कि सिंचाई जो होती है, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को हम सिंचाई नहीं कहते, सिंचाई हम तब कहते हैं जब हम खुद पानी डाल रहे हैं। तो आपने कहा ये क्या है, पौधों को या फसल को पानी देने का एक कृत्रिम तरीका है, या आर्टिफिशियल मेथड यहाँ पर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड थोड़ा आपसे पूछा जाता है क्योंकि हो सकता है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो क्योंकि हमारे क्लास का टाइम हो गया है, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।